आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कंसेप्ट डिकोडर पे एक बार पुनः फिर से स्वागत है। स्वागत ही स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो हम कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग को। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। आज से पहले तक हम लोगों ने कवर अप किया था इरिगेशन क्या है, इसे समझा, इरिगेशन इंजीनियरिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए इसे समझा, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले कॉन्सेप्ट को समझा हमने। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को देखा, चेक डैम देखा, फ्लड कुशनिंग वगैरह देखा, है ना। बहुत सारे टेक्निकल बातें हो चुकी हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन हो चुकी है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन अगर मैं आपको याद दिलाऊं कितने तरह के थे? दो तरह के टाइप्स ऑफ इरिगेशन थे, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सरफेस इरिगेशन में अगर आप क्लासिफिकेशन करते थे तो ये फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन के केस में आता था। फ्लो इरिगेशन अगेन दो तरीके होती थी, कौन कौन से? पेरिनियल फ्लो इरिगेशन एंड दूसरा होता था फ्लड या इनंडेशन फ्लो इरिगेशन सिस्टम। ओके, नाउ सब सरफेस इरिगेशन के अंदर हमारे पास दो तरह के इरिगेशन सिस्टम थे, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम। सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम के केस में हम लोगों ने ये देखा था, चाहे नेचुरली हो रहा हो या आर्टिफिशियल मीन से आप करवा रहे हैं, बाई कैपिलरी एक्शन रूट जोन तक पानी को पहुंचाना होता है। सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम के अंदर एक मेथड ऑफ इरिगेशन थी जो कि फेमस है, यहाँ पर भी उसका नाम लिखा हुआ है, देखिए लास्ट वाला, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो हम यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो जो डिफरेंट मेथड्स है ना, ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपका एक मेंस वाला क्वेश्चन बन जाता है, जैसे एसएससी जेई वगैरह का, ईएससी का, या फिर ऑब्जेक्टिव तो भरपूर आते हैं इनसे, इन मेथड से पूछे जाते हैं कि किस केस में कौन सा मेथड सुटेबल है। चूंकि ये बहुत आपको लगेगा कि थ्योरी 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 है, लेकिन समझ के जब हम करेंगे ना तो सब चीज और हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज के पीछे अपनी एक लॉजिक होती है, हर बात के पीछे अपना एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है ना। तो इन चीजों को अच्छे से समझ के हम पढ़ेंगे तो गेम बजा के आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ओके, सो खतरनाक था भाषा है, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, हाँ, लेके प्रभु का नाम ही, जो भी प्रभु है हमारे आस्था में तो विश्वास सब हर एक इंसान को रखना चाहिए, इससे थोड़ा एक पॉजिटिवनेस आती है। अब वो है या नहीं है ये तो मालूम नहीं, लेकिन रखने से एक पॉजिटिविटी फीलिंग आती है, ये इतना मेरे को मालूम है। ठीक है, इसलिए मैं तो आस्था में विश्वास रखता हूँ, माइंड को शांति हो जाती है। तो चलिए चालू करते हैं। तो अपना सबसे पहला जो इरिगेशन मेथड है, फर्स्ट इरिगेशन मेथड इज योर फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग हम जब लिखने के लिए बोलेंगे आप तभी लिखना, ठीक है। मैं पहले बहुत सारा ढेर सब बात समझाऊंगा, फिर जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तब चीजें आपको नोट्स लिखवा दूंगा। क्लियर है? टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो फ्री फ्लडिंग या फिर इसी को आप कह लीजिए अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग, वाइल्ड वाइल्ड या वाइल्ड फ्लडिंग, कुछ भी कहिए, ये तीनों ये सारे एक ही मेथड है। या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग। नाम पता चल गया, सब एक ही चीज है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में अलग अलग नाम से दिया रहेगा हो सकता है, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं है, सब नाम एक के हैं। जैसे नारायण के अनेक नाम है कि नहीं, उसी तरह से ये फ्लडिंग टेक्निक का, ये फ्री फ्लडिंग, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग, सब हम एक ही चीज को कहते हैं। अब ये वो चीज क्या है, इसमें करते क्या है, देखिए फ्लडिंग मतलब ये हम इरिगेशन का टेक्निक पढ़ रहे हैं, मतलब हमको जो अपना एग्रीकल्चरल लैंड है उसको इरिगेट करना है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर एग्रीकल्चरल लैंड, ये क्या है आपका, एक कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, इसमें आपको इरिगेशन करनी है। तो देखिए
तो यहाँ पे फ्लडिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा है। फ्लडिंग टेक्निक जो भी ये टर्म है ये मैंने आपको समझाया था। फ्लडिंग मतलब पानी को खेत में भर देते हैं, बस पानी को क्या करते हैं, खेत में भर देते हैं। फ्लडिंग मतलब यही होता है। अब यहाँ पे जो सिस्टम है, फ्री, अनकंट्रोल्ड, वाइल्ड, ऑर्डिनरी, इन सब वर्ड का कुछ मतलब निकलता है। अब इन वर्ड्स का क्या मतलब निकलता है, हमको तो ये तो मालूम है कि हमको दरअसल क्या है, एक आवाज आ रही थी, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं हूँ साइड पे ही, मतलब अभी हूँ रूम पे लेकिन साइड पर ही हूँ। तो देखिए इसमें क्या था, तो करते रहते हैं लोग आवाज, तो अपना रूम को हमने चल भाई तू बाहर निकल, ठीक है, पैक कर दिया। अब देखो इसमें तो ये तो हमको मालूम है ना कि फ्लडिंग का मतलब क्या है, हमको पानी भर देना है, लबालब पानी भर देना है खेत में, यही है फ्लडिंग का मतलब। अब ये जो वर्ड्स हैं, फ्री, अनकंट्रोल्ड, वाइल्ड, ऑर्डिनरी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है यहाँ पर। देखो समझो बात को अच्छे से। पानी को भरना है मतलब इरिगेशन वाटर को यहाँ तक लेके आनी होगी, तो इस कैसे आता है, एक मेन सप्लाई चैनल होती है, ठीक है, एक मेन सप्लाई चैनल होता है, इसको क्या कहूंगा, मेन सप्लाई चैनल। ओके, ये मेन सप्लाई चैनल पानी लेके आ रही है, खेतों तक पानी को पहुंचा रही है। अब इस मेन सप्लाई चैनल से पानी को आपको इस खेत में डालना है, तो हम क्या करते हैं ना, खेत में छोटी छोटी नाली बनाते हैं, छोटे छोटे डिचेस बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्मॉल डिचेस। छोटे छोटे नाली बनाएंगे, छोटा छोटा नाली बनाएंगे, ठीक है। हमने डिच को बनाया, हमने क्या किया, यहाँ पे नाली को बनाया। मान लो कि मैंने ये यहाँ पे एक नाली को मैंने बनाया है, ये मेरा एक डिच, मैंने यहाँ पे एक डिच बनाया। तो अब क्या होगा, ये जो मेन सप्लाई चैनल है, इस मेन सप्लाई चैनल से इस नाली के अंदर पानी आएगा, इस डिच के अंदर पानी आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिच है ना, डिच नाली है मतलब मिट्टी का है, मिट्टी का इस तरह का छोटा सा नाली, समझ रहे हो, एक खेत के बीचों बीच एक छोटा सा नाली मान लो आपने बना दिया, स्मॉल डिच। अब इस डिच में पानी भरेगा, तो अगल बगल ये तो मिट्टी ही है ना, ये क्या है, मिट्टी। तो मान लो साइड से मिट्टी को काट दोगे तुम, मान लो इतना मिट्टी मैंने काट के हटा दिया, इस नाली का इस जगह पे मिट्टी इतना मैंने काट के हटा दिया, इतना मिट्टी काट के हटा दिया, तो क्या होगा, पानी इसमें ऐसे फ्लो करने लगेगा। सिमिलरली अब इस तरफ हमको पानी को भेजना है, तो मान लो मैंने इतना मिट्टी साइड से कहीं से काट के हटा दिया था, समझ रहे, तो इस तरह से पानी अंदर खेतों में बहने लगेगी, ठीक है। तो पानी आपका फील्ड में जा रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड में जा रहा है, मतलब वो एरिया में जा रहा है जहाँ पे आप क्रॉप को उपजाओगे, ये एरिया है वो जहाँ पे हम क्रॉप को उपजाएंगे, तो इस एरिया में आपका पानी ये पहुंच रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पानी किस तरह से उस एरिया को फ्लड करेगा, मतलब पानी उस एरिया में कैसे होना चाहिए, हम इस चीज पे किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन नहीं लगा रहे हैं, इस चीज को हम किसी भी तरह से कंट्रोल करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं पहले ये वाला हिस्सा, मतलब आपका ये पूरा बड़ा खेत है, मान लो इसका एक उदाहरण देता हूँ, सुनना बात, इसी डायग्राम पे आएंगे, समझने का कोशिश करिए, सब बेसिक चीज है। कहने का क्या मतलब है कि पानी अगर एक बार आ गया इसमें, तो हम ये नहीं जान रहे हैं कि पानी को पहले पानी ऐसे ही आएगा, है ना, पहले ये इस तरफ पानी आएगा, फिर इस तरफ पानी आएगा, कोई जरूरी नहीं है, पानी कैसे भी मूव कर सकता है, उसका हैपाजेडियस मूवमेंट होता है, वाइल्ड मूवमेंट होता है, वो किसी भी तरह से इधर उधर, कभी इधर फैल गया उधर फैल गया, इधर चला गया उधर चला गया, उसको बस क्या करना है, इस खेत को डबाडब भरना है पानी से, समझ रहे हैं। तो पानी के मूवमेंट के ऊपर हम किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं करते हैं। अब पानी के मूवमेंट के अंदर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे, देखो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह का एक मिट्टी का इम्बैंकमेंट अगर बना दिया पूरे खेत के अलावा, मान लो, ठीक है। अब इस बीच में इम्बैंकमेंट एक बना दिया मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो पानी पहले ये इधर आएगा, तो पहले इस एरिया को इरिगेट करेगा, फिर मैं यहाँ से काटूंगा, है ना, तो फिर पानी इधर जाएगा, ये सब कंट्रोल वाली टेक्निक है। इसको ये जो छोटा सा इम्बैंकमेंट होता है ना मिट्टी का, इम्बैंकमेंट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे रोड कैसे बनाते हैं इम्बैंकमेंट के ऊपर, ये जो छोटे छोटे इम्बैंकमेंट होते हैं, इसको लीव्स कहा जाता है, अड्डा, आरी, लीव्स या बंड्स, समझ में आ रहा है, लीव्स या बंड, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको
फ्रिक्वेंटली यूज होता हुआ दिखेगा, एडिक्वेट हो जाओ। तो लीव्स या फिर बंड, ये सारे क्या है, छोटे छोटे अड्डा, आरी, खेत। देखो एक बार थोड़ा गांव जाओ, गांव जाके अपने खेत को देख के आओ, खेत अगर है तो, नहीं नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कोई भी खेत में देख के आओ, वहां देखना छोटे छोटे इम्बैंकमेंट बनाए होंगे, उसको लीव्स या फिर बंड्स कहा जाता है, अड्डे। समझ में आ रहा है, आरी, आड़, ये सारे वर्ड्स हैं जो हम अपने देहात में यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, तो आप कंट्रोल कर सकते थे अगर ये सारे एलिमेंट्स आइटम्स यूज करते। तो इस तरह का कोई एलिमेंट्स आइटम इसमें यूज नहीं किया जाता, मतलब हमको वाटर कंट्रोल करने का हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या है, पानी को खेत में डबाडब भर दो, पानी किसी भी तरह से मूव करके उसमें खेत में भर जाना चाहिए, उसका हेपाजाइटियस मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है, तो इस टेक्निक को ही फ्री फ्लडिंग टेक्निक कहा जाता है। तो इसमें देखो लीव्स या बंड्स वगैरह बनाने में किसी भी तरह का मैन पावर यूज हुआ क्या, लैंड को प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी तरह का एफर्ट यूज हुआ, तो इसमें लैंड को प्रिपेयर करना पड़ रहा है क्या इरिगेशन करने के लिए, नहीं, ये चीज खत्म। दूसरी बात, मैन पावर की रिक्वायरमेंट उतनी हुई क्या, ये अड्डा, आरी, ये सब बंड्स वगैरह लैंड को प्रिपेयर करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, वो यूज हो रही है क्या, नहीं, तो वो खत्म हो गया। कॉस्ट ऑफ लैंड प्रिपरेशन कम हो गया, क्योंकि लैंड प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात ये बताओ मेरे को, क्या इस तरह से हम पानी बहुत बड़े फील्ड में भर सकते हैं, नहीं, वहां पे दिक्कत होगा। तो लार्ज एरियाज के लिए इस तरह से फ्री फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम इज नॉट सुटेबल। दिस फ्री फ्लडिंग टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज ओनली। अब किस तरह के क्रॉप के लिए ये सुटेबल है, देखो, क्योंकि ये पानी पूरा डबाडब तुम खेत में क्या कर रहे हो, भर दे रहे हो, तो सबसे पहले तो ऐसे क्रॉप जिसको पानी डबाडब भरा हुआ चाहिए, जैसे कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जो अगल बगल पूरा ग्रो करते हैं, साग हो गया या फिर मान लो धान हो गए, है ना, घास भूस हो गया, ये सब घास भूस भी उपजाते हैं ना भाई, उसका भी खेती करते हैं, घास भूस का, चारे का चारा, है ना, आप देखोगे एमपी वगैरह में तो चारे का भी खेती किया जाता है, एमपी यूपी में। ओके, तो ये सब चीजें, पास्चर्स, उसको क्या कहा जाता है, पास्चर्स, पैस्चर्स, अभी लिखवाएंगे आगे, ठीक है, पैस्चर्स। तो उसके उन इस तरह के क्रॉप्स के लिए क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जो एकदम नजदीक नजदीक में उगसते हैं, धान देखो ना कितना नजदीक नजदीक में उगसता है, पैडी, धान तो बहुत फेमस है, देखे ही होगे, मक्का देखो, धान देखो, समझ में आ रहा है, ये सब चीज। तो इस तरह के क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए दिस मेथड इज सुटेबल, लेकिन लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, है ना, ये सब कुछ कुछ बातें हैं, तो इनको हम लिखेंगे। ओके, तो उससे पहले आप इस डायग्राम को बनाना, फ्री फ्लडिंग के अंदर हेडिंग डाल दो, सबसे पहले इसको लिखना चालू करेंगे अब। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, ये हेडिंग डाल दीजिए, पहले तो डालिए हेडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन। सबसे पहला हेडिंग आपका होगा क्या, मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर पहला पॉइंट, पहला हेडिंग, फ्री फ्लडिंग, अनकंट्रोल फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। उसके बाद मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को आप बनाइए। देखिए, बड़े पेज में डायग्राम को बनाते हैं ताकि अच्छे से सब चीजों को रिप्रेजेंट कर पाए। ये मान लो एग्रीकल्चरल लैंड है आपका, ये क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड है। तो इस एग्रीकल्चरल लैंड तक आपको सबसे पहले तो कैनाल वगैरह के माध्यम से आप तक पानी पहुंचेगी, ठीक है, तो पानी आ गई, तो ये जो पानी लेके आ रहा है कैनाल, इसको हम मेन सप्लाई चैनल कहते हैं, मेन सप्लाई चैनल, क्योंकि भाई वो पानी लेके आ रही है ना, ये हो गई आपकी मेन सप्लाई चैनल। अब हम क्या करते हैं, खेतों में छोटे छोटे डिचेस बनाते हैं, स्मॉल डिचेस, ठीक है, तो मान लो एक नाला यहाँ पे बनाया, एक इस तरह का नाला यहाँ पे बनाया, एक डिच को एक्सावेट किया, फिर इधर और कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक डिच को एक्सावेट कर दिया, ठीक है, इधर कुछ एक डिस्टेंस पे डिच को एक्सावेट कर दिया, तो पानी इन डिचेस में आएगी, पानी इन डिचेस में आएगी, ठीक है। अब देखिए, तो पानी अभी डिचेस में आ रही है, इन डिचेस से आपको मान लो कि ये वाला, ये पहला वाला एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये तीसरा एरिया है, आपको क्या करना है, पहले एरिया को इरिगेट करना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ कुछ मिट्टी कहीं से कट कर देंगे, थोड़ा सा इधर से थोड़ा कट कर दिया, तो यहाँ से पानी इसमें जा रहा है, फिर मान लो और थोड़ा नीचे भी कट कर दिया, तो यहाँ से पानी जा रहा है,
और पानी का अंदर में पानी कैसे भी मूव कर सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब पानी का जो मूवमेंट है ना वो इट इज नॉट कंट्रोल्ड, इट इज हैपाजेडियस, इट इज वाइल्ड, इधर उधर कहीं भी फ्लो करके बस उसको उस एरिया में पानी भरना है। समझ में आ रहा है? उस एरिया में उसको पानी भरना है, तो इसलिए मैंने इधर उधर किसी कुछ भी एरो बना के दिखा दिया। क्लियर है? मान लो एरिया 2 को इरिगेट करना है तो हम क्या करेंगे, इधर कट लगा देंगे एक, मान लो ये बीच में कट लगा दिया, तो एरिया 2 में इस वाले फील्ड। अच्छा, ये जो अब डिच है, स्मॉल डिच, ये जो स्मॉल डिच है जो आपने फील्ड के बीचों बीच बनाया है, इस स्मॉल डिच को हम कभी कभी फील्ड चैनल भी कहते हैं। इसको हम फील्ड चैनल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्मॉल डिचेस जो है ना, इसको हम फील्ड चैनल कहेंगे, फील्ड चैनल्स। जस्ट ए मिनट, यहीं पे साफ साफ लिखता हूँ, फील्ड चैनल। ओके। और ये जो आपने कट लगाया फील्ड चैनल में, जो कट लगाया जिसके थ्रू से वो एरिया में पानी जा रहा है, तो देखिए आपने कट लगा दिया, अभी पानी भर रही है, उसमें भर रही है। मान लो ये एरिया पूरा पानी से भर गया, तो क्या करोगे? और पानी भरने दोगे क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, मिट्टी जहाँ पे हम कट लगाए थे, मिट्टी हटाए तो वहां मिट्टी डाल देंगे फिर से। तो जब फिर मिट्टी हटाएंगे फिर पानी फ्लो होना चालू हो जाएगा, फिर मिट्टी डाल देंगे, पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो आप पानी के फ्लो को बस रेगुलेट कर रहे हो क्या? मतलब खेत में, मतलब खेत में पानी आए, है ना, मिट्टी हटा रहे हो तो पानी आ रहा है, मिट्टी डाल दे रहे हो तो पानी बंद हो जा रहा है, मतलब पानी के एंट्री को रेगुलेट कर रहे हो। तो इसको फील्ड रेगुलेटर भी कहा जाता है। ये जो चीजें है ना, ये जो कट्स है, कट्स, ठीक है, इस कट को फील्ड रेगुलेटर कहा जाता है, फील्ड रेगुलेटर। समझ में आ रहा है? ओके। तो इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे मान लो कट लगा दिया है तो हेपाजाइटिस मूवमेंट होगा। आपको खेतों में पानी को डबाडब लबालब भर देना है, बस फुल भर दिया, मस्ती में भर दिया। मान लो तीनों पार्ट, यहाँ पे जो 3 पार्ट मैंने दिखाया, ये तीनों पार्ट पानी से भर गया। पानी से भर गया तो मेन सप्लाई चैनल से पानी आ रही थी, तो ये पानी से भर, मेन सप्लाई चैनल से पानी पहले तो किस में गया, फील्ड चैनल में गया। फिर ये फील्ड रेगुलेटर को आपने ओपन करके रखा था तो खेतों में पानी चला गया, आपका फ्लडिंग हो गया, पानी पूरा लबालब भर गया। अब जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, क्योंकि वो मेन सप्लाई चैनल से पानी लगातार आ ही रही है, तो ये जो एक्सेस वाटर है, जो पानी एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो यूज नहीं हो पाएगा, उसको तो हमको हटाना होगा, या फिर उसको तो हम वेस्ट तो नहीं करेंगे। तो ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं, और एक हमारा जो हमारा खेत है उसके बाद में, ठीक है, खेत के बाद में और एक नहर होता है और एक चैनल होता है, छोटा सा नाला टाइप का, है ना, वो मिट्टी विट्टी का नाला होगा। ओके। या फिर अगर कोई डिजाइन कैनाल है तो बहुत अच्छा है, इरिगेशन स्कीम में तो डिजाइन की जाती है। ओके। नहीं तो ऐसे ही कोई अनलाइंड कैनाल होगी, अनलाइंड कैनाल, ठीक है, लाइनिंग के बिना, अनलाइन नॉर्मल, तो ये होती है सरप्लस वाटर कैनाल, सरप्लस वाटर चैनल, ठीक है, सरप्लस वाटर चैनल। ठीक है, तो यहां से जो एक्स्ट्रा पानी है वो फ्लो करके बाहर निकल जाएगी। मान लो इस तरफ फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो करके बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा? तो ये डायग्राम आप पहले बनाइए अच्छे से। ओके। इसके बाद हम नोट्स लिखेंगे, तो नोट्स मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। नोट्स को हम, ये तो पहला क्लास का नोट्स था, इसको मैं इरेज करता हूँ। नोट्स हम पहले लिख देंगे, फिर मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। आगे नोट्स को लिखने से पहले ये फोटो देख लीजिए। देखिए कैसे पानी को खेत में भर दिया गया है, फ्लडिंग। लग रहा है ना कि बाढ़ आ गई है एरिया में, नहीं, वो इंटेंशनली भरा गया है, इसमें चारा उपजाया गया है, ठीक है। दिस इज पैस्चर, जस्ट ए मिनट वेट, दिस इज कॉल्ड योर पैस्चर, ठीक है, चारा। ये गाय बैल खाएंगे, जानवर खाएंगे, दूध देंगे, और वो प्यारे प्यारे दूध को पी के हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है कि नहीं। तो देखिए कितना क्लोज में क्रॉप का ग्रोइंग हो रहा है, मतलब एक दूसरे से कितना करीब है ये, है ना। तो इसको कहा जाता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, क्लोज ग्रोइंग
क्रॉप्स। ओके, चारा का भी खेती किया जाता है, याद रखना, पैस्चर्स। शुरू करेंगे, लिखिए पहला पॉइंट, इन दिस मेथड स्मॉल डिचेस आर एक्सकवेटेड इन द फील्ड एंड द वाटर फ्रॉम दिस डिचेस फ्लो अक्रॉस द फील्ड। आपने क्या किया, खेतों में छोटा छोटे डिचेस को एक्सकवेट किए और इन डिचेस के माध्यम से खेतों में पानी फ्लड हो गया, भर गया, है कि नहीं, यही किया। देखिए नोट्स आपको लिखना चाहिए, नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई का मेंस का पेपर एनालिसिस मैंने करवाया, आप वहां पे देख सकते हैं कि कैसे नहीं लिखने के कारण। जब हम सब जानते हैं तो हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं रहती है। अब थ्योरी याद तो वैसे भी किसी को नहीं होगी जब तक उसको समझे नहीं होंगे। समझ गई, सॉरी समझ गए आप। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, in this method of irrigation no attempt is made to control the flow of water in field using leaves और bunds। मैंने बताया था छोटे छोटे अड्डे, आरी, आड़, जो भी बोल लो, इन सब चीजों का कंस्ट्रक्शन नहीं करते ताकि हम पानी का कंट्रोल कर पाए, पानी के मूवमेंट को कंट्रोल कर पाए। इसलिए पानी इधर उधर जिधर मन तिधर बह के, पानी का पर्पस क्या, पानी का काम क्या, कि उसे भरना है खेत में बस, है ना। तो इसलिए इसे वाइल्ड या फिर अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी कहा जाता है। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल फील्ड। इस तरह का इरिगेशन मेथड जो है जनरली छोटे छोटे खेतों के लिए यूज किया जाता है, जहां पर इतना ज्यादा वाटर के फ्लो में हमको कंट्रोल नहीं चाहिए होगी। समझ रहे हैं, तो ऐसे लोकेशंस पे ही हम इनका यूज भी करते हैं। आगे चौथा पॉइंट, किसी भी तरह देखो, क्योंकि लीव्स बंड हमको कोई कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल डिवाइसेस नहीं बनानी है, तो लैंड प्रिपरेशन में कुछ कॉस्ट रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं, लैंड प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है इधर। नो लैंड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन। फिफ्थ, स्पेसिंग बिटवीन डिचेस इज अराउंड 20 to 50 मीटर। डिचेस मतलब ये जो डिचेस आप निकालोगे ना, गड्ढे खोलोगे ना, उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो 20 से 50 मीटर तक की स्पेसिंग होती है। समझ में आ रहा है। सिक्स्थ, लेबर रिक्वायरमेंट जो होती है ये हाई हो जाती है इन दिस मेथड में। इस मेथड में लेबर रिक्वायरमेंट अधिक होती है। ऐसा क्यों? एक तरफ तो आप बोल रहे हो लैंड प्रिपरेशन के लिए कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, तो लेबर रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए? देखो सोचो, डिच है, ठीक है, डिच में पानी आया, फिर वहां पे आपको काटना है मिट्टी, मिट्टी काटोगे तो फिर पानी बहेगा, फिर जैसे भर गया फिर उसको पैक करना है, समझ रहे, रेगुलेटर को क्लोज करना है, ओपन करना है, ये सारे काम, इसके लिए आपको लेबर तो चाहिए। क्लियर है। फिर डिच को एक्सावेट करोगे, डिच को तो एक्सावेट करना है, उसमें भी लेबर चाहिए होगी। ओके, फिर खेतों में जब आप पानी भर रहे होंगे उस वक्त हरदम आपको लेबर चाहिए होगी, ताकि वो फील्ड रेगुलेटर को क्लोज करेगा, बंद करेगा, इसलिए लेबर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हाई, चलो ठीक है, लिख देना, एक पॉइंट जोड़ दोगे भी तो कोई ये नहीं होगा, लेबर रिक्वायरमेंट इज हाई इन दिस मेथड। सेवेंथ पॉइंट, दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक पैडी। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक पैडी। इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट। देखिए हम एग्जामिनेशन में मान लीजिए एसएससी में क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम बनाएंगे, इन पॉइंट्स को लिख देंगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क मिलेगा, फुल आउट ऑफ फुल। और ये पॉइंट को हमको याद नहीं करना है, बस हमको चीज समझना है, पॉइंट अपने आप मेरा कलम लिख देगा, है कि नहीं। 8 नंबर पॉइंट, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी इज वेरी लेस इन दिस मेथड। अब ये चीज क्या है, देखो ये अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कहानी है। इरिगेशन इफिशियंसी हम पढ़ाएंगे आगे चल के, जब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप वाला चैप्टर में उसमें देखेंगे तो वहां पे ये सारा सब कुछ आने वाली है आगे। अभी के लिए ये मान के चलो ना कि ये मान लो एग्रीकल्चरल लैंड है, इस लैंड पे आपने ये क्रॉप उपजाया है, ठीक है, तो आप वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर यहाँ पे अप्लाई किया फॉर इरिगेशन पर्पस,
क्या पर्पस रहा? वाटर जो आपने दिया इसका पर्पस यही है ना कि ये जो पानी है, इस पानी को इस प्लांट का रूट यूज करे और अपने ग्रोथ में इस्तेमाल करे, यही चीज है। ठीक है, तो ये जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, इसको एक टर्म होती है दोस्तों, कंजम्पटिव यूज, CU उसको हम कहते हैं। आगे आगे आने वाली है, यही तो मेन जड़ है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, सब कुछ आगे आने वाली है। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हुए वहां तक पहुंचनी है, तब जाके जब हम वो पढ़ेंगे ना, हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो वो चीज हम बताएंगे। कंजम्पटिव यूज मीन्स कितना वाटर रिक्वायर्ड है प्लांट का, वो उसको ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, इस तरह से समझिए। दैट इज योर कंजम्पटिव यूज, एक ऐसा मान के चलो। ठीक है, बहुत जो भी चीज सुने हो कभी कहीं भूल जाओ। ओके, आगे चल के बहुत बताएंगे। 9 से 10 तरीके हैं, सिर्फ 9 to 10 मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने का, समझ जाओ। बहुत चीज है इसमें, ठीक है, बहुत गंदी चीज है, इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ेंगे। ओके, तो जितना वाटर उसको रिक्वायर्ड था वो पानी ले लिया। फिर उसके बाद का जो सरप्लस वाटर है, एडिशनल वाटर है, वो कहाँ गया? अभी फ्लडिंग के केस में आप तो एक्स्ट्रा पानी भी डाल दे रहे हो, यहाँ पे ओवर इरिगेशन के भी चांसेस है, एक्स्ट्रा पानी भी डाल दे रहे हो। तो वो सारा जनरली क्या होता है कि वाटर जो है ना नीचे परकुलेट करता है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करता है और ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जाता है। तो ये जो पानी ग्राउंड वाटर टेबल में फाइनली पहुंच जाती है ना, इसको हम वेस्ट कहते हैं। मतलब ये उतना यूज नहीं हो पाई, आपका प्लांट इस वाटर को यूज नहीं कर पाया इन इट्स ग्रोथ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मेथड्स के केस में जहां पर आप फ्लडिंग करो, डबाडब खेतों में पानी भर रहे हो, तो पानी ग्राउंड के अंदर भी परकुलेट होगा, पानी ग्राउंड के अंदर भी परकुलेट होगा, डिपेंडिंग ऑन द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल। समझ में आ रहा है? ये मेथड सॉइल टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ऐसा कोई सॉइल है जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा है, मान लो पोरस सॉइल है, तो उसमें जैसे ही पानी डालोगे सारा का सारा पानी तुरंत ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इस तरह के सॉइल कंडीशंस के लिए ये मेथड वैसे भी सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हम फ्लड कर रहे हैं, पानी खेतों में पानी को लबालब डबाडब भरना है हमको। मतलब पानी आपका एज ए स्टैंडिंग होना चाहिए, खेत के अंदर पानी आपको दिखना चाहिए। तो ऐसा सॉइल जिसका परमिएबिलिटी ज़्यादा, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा, उसमें तो तुरंत पानी आप जैसे ही डाल रहे हो ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जा रहा है। बेचारे इस क्रॉप को थोड़ा सा भी एक तनिक बूंद थोड़ा मिल जाए तो मिल जाए, बाकी ये प्यासा ही मरेगा। तो ऐसे सॉइल में ये मेथड वैसे भी सुटेबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये बात समझ में आई? तो इसी चीज को कहा जाता है वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। और इस मेथड के केस में, फ्लडिंग मेथड के केस में, चूंकि हम बहुत सारा पानी अप्लाई कर देते हैं ना, भर देते हैं पूरा खेत को, तो उतना जो पानी हम भर देते हैं पूरे खेत में, फ्लड कर देते हैं, तो उस दौरान बहुत सारा पानी ऐसा भी है कि वो पेनिट्रेट करते रहता है ग्राउंड वाटर टेबल को, इन्फिल्ट्रेट करते रहता है ना, बहुत सारा पानी। तो इसलिए इसका वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी की, आपने कितना अप्लाई किया और क्रॉप कितना यूज किया, ये इफिशियंसी बहुत कम होती है। समझ में आ रहा है बात? यही चीज है वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। इसको बाकी हम न्यूमेरिकली भी देखेंगे, इस पर कैलकुलेशन आता है बकायदा, ठीक है, इस पर बेस्ड कैलकुलेशंस आती है इन सब टर्म्स पे कि आपने कितना डाला, क्रॉप एक्चुअली में कितना यूज कर रहा है, वो रेशियो होती है, 1/100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी निकल आती है। न्यूमेरिकल आगे करेंगे, सब कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा जहां जहां हमें लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन आपको आनी चाहिए इस तरह के सॉल्व करना, मतलब लगेगा कि मुझे ही आपको बतानी पड़ेगी क्वेश्चंस। बाकी इतना कंसेप्ट कुछ इस तरह से अपन लोग डिलीवर कर देंगे आप तक कि सारा क्वेश्चन आप जब भी जैसे अटेम्प्ट करने जाओगे ना, अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो। लेकिन जहां लगेगा हमें बतानी चाहिए, हम वहां पे क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन के ऊपर चलते हैं। ये हो गया पहला मेथड खत्म, बस इतना लिखिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, सेकेंड मेथड ऑफ इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस मेथड। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट आएगी, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन सुना हुआ होगा आप लोगों ने नाम, वो कहते हैं ना एक कालिया, नाम तो सुना है, नहीं नहीं राहुल नाम तो सुना होगा, तो शाहरुख खान का डायलॉग था, है कि नहीं? वेल जो भी है छोड़िए।
तो ये क्या है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है, वो करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले व्हाट इज दिस बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, पहले इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझो। इसमें क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा एरिया है, मान लो जैसा जैसा फीलिंग दिलवा रहा हूँ वैसा वैसा फीलिंग लेते चलो। मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, लंबा एरिया है, समझ रहे हो, एक लंबा एग्रीकल्चरल लैंड है, चौड़ाई में भी ठीक ठाक है लेकिन लंबाई भी उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरह के एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इस एग्रीकल्चरल लैंड के लिए आपका इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन स्कीम क्या है, देखो क्या करोगे। आपके एग्रीकल्चरल लैंड तक एक कैनाल होगा, ये कैनाल होगा जो कि वाटर को लेके आएगा, वाटर सप्लाई होगी यहां से, वाटर सप्लाई। ये कैनाल जो है पानी को लेके आया, कैरी किया। अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन के केस में हम ये जो पूरा ओवरऑल एग्रीकल्चरल लैंड है ना, इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो ये जो टर्म है स्ट्रिप, दो टर्म है, एक है स्ट्रिप, दूसरा कहलाता है बॉर्डर, है ना। हम इस एग्रीकल्चरल लैंड को स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रिप्स मतलब पट्टी, स्ट्रिप मतलब क्या, एक पट्टी, है ना। स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं, क्या बना के, बॉर्डर्स को बना के। बॉर्डर्स मतलब यही अभी जो बोला मैंने, लीव्स या बंड्स, है ना, छोटा छोटा अड्डा, आरी वगैरह बना के, है ना, मतलब कुछ छोटे छोटे एम्बैंकमेंट को बना के जो ये एरिया है इसको हम स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। इमेजिन करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक आपने ये एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है, ये एक कुछ चौड़ा बॉर्डर आपने बना दिया, दिस इज योर बॉर्डर। ये अगर आपका बॉर्डर हो गया, सो तो ये जो एरिया है, ये जो एग्रीकल्चरल एरिया है जहां पर आप क्रॉप को ग्रो करोगे, दिस एग्रीकल्चरल एरिया एंड दिस एग्रीकल्चरल एरिया, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिप्स। ये हो गया स्ट्रिप्स, ये और ये हो गई बॉर्डर, समझ में आ रहा है। तो ये होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं इरिगेशन में, ये बड़े बड़े एरिया, लंबे लंबे एरियाज के लिए ये किया जाता है। ये भी एक तरह का फ्लडिंग मेथड है, मतलब इसमें भी हम पानी, अब इस एरिया में पानी को भरेंगे, लेकिन अब इसका भरने का तरीका है, ये जो आपका सप्लाई चैनल है यहाँ से हम पाइप वगैरह लगा के रखते हैं इसमें, मान लो, ठीक है, पाइप वगैरह लगा के रखे। अब इस सबसे पहले हम लगा के रखेंगे स्ट्रिप नंबर 1 पे, तो सबसे पहले पानी हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये पानी धीरे 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 क्या करेगा, इस पूरे एरिया में भर जाएगा, भरते 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 पूरे लास्ट तक जाएगा। जैसे ही पानी लास्ट तक पहुंच गया आपका, ठीक है, जो पूरा एरिया का लेंथ है वहां तक लास्ट तक पानी पहुंच गई, ऐसे होगी फ्लो पानी की, यूं इस तरह से, ठीक है। धीरे 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 पानी आगे बढ़ती चलेगी, ये समझिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट आगे आने वाले हैं, तो ये मैकेनिज्म समझो, ठीक है। तो समय के साथ पानी आपका बढ़ रहा है, भर रहा है, भर रहा है, खेत में भर रहा है, भर रहा है, भरते 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 जब तक वो खेत के लास्ट तक पहुंच गया। जैसे ही आपका एग्रीकल्चरल एरिया मतलब लास्ट तक पानी पहुंच गया, आप सप्लाई को कट कर दोगे, सप्लाई बंद कर देंगे, मतलब ये स्ट्रिप इरिगेट हो चुका है। समझ में आ रहा है। अच्छा, इरिगेशन का मतलब बेसिक आप ये समझो यार, इरिगेशन जो यहाँ पे हम करेंगे एक्चुअली क्या हो रही होगी। देखिए कुछ बताता हूँ, एक अलग से कुछ हटके बताता हूँ, समझनी जरूरी है चीज़ों को। देखो फीलिंग करो, ये मान लो एक कोई लैंड है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू में दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एक क्रॉप है आपका, इसके ऊपर क्या है, एक क्रॉप आपने उपजाया है, ये क्रॉप है, इसका ये रूट है, ओके। तो जहां तक ये रूट एक्सटेंड होती है, तो वो जो डेप्थ होती है बेसिकली, दिस डेप्थ इज कॉल्ड एज योर रूट जोन, इसको हम कहते हैं रूट जोन। ये जो रूट जोन की डेप्थ होती है ना, ये 1 to 1.5 मीटर तक हो सकती है ना, इसकी मैक्सिमम डेप्थ। इससे अधिक किसी भी क्रॉप की उतना, जो क्रॉप है जो हम उपजाते हैं नॉर्मली, उसका रूट उतना, इससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। देखो आपने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, हर एक सॉइल का अपना अपना एक इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रहता है, जो उसके पोरोसिटी
इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? हर एक सॉइल का अपना अपना एक इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है। तो अब देखिए क्या होगा जब आप पानी को इरिगेट कर रहे हैं, मतलब पानी को इस एग्रीकल्चरल एरिया में डाल रहे हैं, तो पानी को जब डालोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी डाल मतलब फ्लडिंग कर रहे हो, मान लो अभी फ्लडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मान लो स्ट्रिप है, ठीक है, एज्यूम करना स्ट्रिप है, तो आप फ्लडिंग कर रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं। तो पानी को डाल रहे हैं तो ये एरिया के ऊपर पानी एज ए वाई डेप्थ स्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं, वाई डेप्थ स्टैंड हो रहा है ना। और ये कंटिन्यूअस है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस है, आप पानी को लगातार डालते चल रहे हैं, डालते ही चल रहे हैं। तो पानी को लगातार डालते ही चल रहे हैं, तो इस केसेस इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही जमीन के ऊपर पानी गया, पानी आपका इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा है, पानी आपका इन्फिल्ट्रेट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दैट सॉइल। समय के साथ पानी इन्फिल्ट्रेट भी करते चल रही है। वो जो एरिया है एग्रीकल्चरल एरिया, हम हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रूट जोन में आपका सैचुरेशन अचीव हो जाए सॉइल का, ताकि इस रूट के पास रूट जोन में पानी अवेलेबल हो जो वो एक्सट्रैक्ट करके ले पाए, हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। तो ये पानी जो है ना इन्फिल्ट्रेट करेगी। फिर आप लेकिन इस समय क्या कर रहे हैं, अपना सप्लाई बंद नहीं किए, सप्लाई आपका चालू है, योर सप्लाई इज एक्टिव। आप कंटिन्यूसली लगातार सप्लाई करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक इस तरह से ये एरिया जो है ना रूट जोन तक, जहां तक भी हमको सैचुरेशन प्रोवाइड करनी है, वो कंप्लीटली सैचुरेट ना हो जाए, वो एरिया पूरा का पूरा गीला ना हो जाए। समझ रहे, वो एरिया पूरा का पूरा जब तक गीला नहीं हो जाए तब तक हम पानी का सप्लाई को कट ऑफ नहीं करेंगे। कब तक, पूरा लास्ट तक, जब तक पानी पूरा उस स्ट्रिप के लास्ट तक ना पहुंच जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो जब ये पानी का मूवमेंट हो रहा है, मैं समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये कि जब ये पानी आप सप्लाई कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मतलब मान लो एट एनी टाइम टी, मान लीजिए एट एनी टाइम टी, कोई एक इंस्टेंट मान लो आपने सप्लाई चालू कर दिया था, कोई एक समय मान लो टी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना पॉइंट मेरा, कोई एक टाइम मान लीजिए टी, इस टाइम टी के दौरान आपने देखा कि इतना डेप्थ, लेट्स सपोज ये y1 डेप्थ है ना सॉइल का, ये सैचुरेट हो गया, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हुई है वहां पे, तो वो एरिया सैचुरेट हो गया है। और इसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर मैं कंसिडर करूँ, इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर है अभी भी ये है, लेट्स सपोज आपका y1 डैश, ये है y1 डैश। अब मान लो कुछ समय बाद, मतलब ये टी समय मान लो आपका 12 बज रहा था या 11:30, 11:30 मान लो। अब आप 11:31 पे देखो, या 11:31 पे नहीं, आप ऐसा देखो कि आप 11:40 पे देखोगे। आप क्या कब देख रहे हो, टाइम 11:40, ठीक है। अब समय देखो 11:40, मतलब 10 मिनट बाद देख रहे हो मान लो। अब ये जो 10 मिनट बाद देखोगे, सप्लाई आपका कॉन्टिन्यूसली चालू है, कंटिन्यूसली चालू है, और ये इसका जो सप्लाई का रेट होता है ना, ये कांस्टेंट रेट होता है, इट इज ए कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो सप्लाई आपका कंटिन्यूसली चालू है, लगातार चालू है, समझ रहे, कांस्टेंट रेट के साथ। तो 11:30 बजे ये सीन था कि मतलब इतना एरिया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एरिया के ऊपर y1 डैश की वाटर स्टैंडिंग थी, और y डैश के डेप्थ तक आपका सॉइल सैचुरेट हो चुका था। अब 11:30 बजे जब देखोगे, या सॉरी 11:40 में जब देखोगे, तो इस कंडीशंस में थोड़ी सी चेंज हुई होगी, मॉइस्चर कंडीशंस ऑफ सॉइल में, क्योंकि आपका पानी तो आप लगातार वाटर सप्लाई कर ही रहे हैं ना कंटिन्यूसली, है ना। तो पानी क्या और थोड़े आगे बढ़ गई होगी एरिया में, पानी आगे बढ़ गया होगा, और जो ये जो डेप्थ ऑफ सैचुरेशन है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा समय के साथ, समझ रहे हो, वो डेप्थ ऑफ सैचुरेशन भी थोड़ा समय के साथ इंक्रीज हो गया होगा, और पानी जो है आगे भी बढ़ गई होगी, उसकी फ्लो आगे भी हो गई होगी, आगे का भी कुछ एरिया को गीला कर दिया होगा, मतलब एरिया भी बढ़ा होगा और डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को, इस लॉजिक को हम यूज करेंगे आगे चल के बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के डेरिवेशन के लिए, ठीक है। चलो अब जो हम मेथड पे थे उसको देखते हैं, इसको यूज करेंगे, ये सब चीज बस समझने वाली बात थी, नहीं समझ में आया तो आ जाएगा, ठीक है, अभी बातें होंगी इसके ऊपर, आ जाएगा। अब सुनो ये मेथड को देखो, तो मेथड बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट रेट से हम पानी को डालते हैं, Q
मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, ये कांस्टेंट है, ये फ्लक्चुएट नहीं, 20 तो 20 डाल रहे हो, 3 तो 3 डाल रहे हो, इसी कांस्टेंट रेट से पानी को डालते हैं तो पानी धीरे धीरे आगे मूव करते रहती है और सैचुरेट होते रहता है, आपका सॉइल जो है सैचुरेट होते रहता है और पानी आगे मूव करते रहता है जब तक लास्ट तक पानी पहुंच जाता है सॉइल को सैचुरेट करते हुए, है ना, एक स्टैंडिंग वाटर को मेंटेन करते हुए। ओके, उस स्ट्रिप के लास्ट तक पहुंच जाता है, हम इस स्ट्रिप में पानी का सप्लाई बंद कर देते हैं, मतलब पाइप्स को हटा लिया, अब पाइप्स हम यहाँ पे लगा देंगे दूसरे वाले स्ट्रिप में, है ना, फिर इसको इसी तरह से फिर इरिगेट करेंगे, फिर जब इसकी इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर पाइप्स को हटा देंगे। इरिगेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या है, लास्ट तक पानी पहुंच जाए, ये मान लो लास्ट है तो ये लास्ट तक पानी पहुंच जाए, बस इतना। तो यही है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। यहाँ पे एक बॉर्डर होता है, एक या दो या तीन, बहुत सारे बॉर्डर आप बना सकते हो, और एरियाज को हम स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, एक लंबे पट्टी में। फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, वहां से और ज्यादा आपका पिक्चर ना मस्त टाइप से क्लियर होगा। ये देखो जबरदस्त फोटो है, फोटो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा फोटो लगाया हुआ है, तो ओके ठीक है, फोटो बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिप है, दिस इज योर स्ट्रिप, समझ आ रहा है। और ये जो लीव है या फिर ये इसको अड्डा टाइप का दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड योर बॉर्डर, ये आपका बॉर्डर है, बॉर्डर स्ट्रिप। तो देख रहे हैं पूरे एरिया को कैसे डिफरेंट पट्टियों में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे बॉर्डर्स के ऊपर, है ना, ये बॉर्डर्स थोड़ा अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया है। इन्होंने क्या किया है, बॉर्डर्स में थोड़ा एरिया ऐसा छोड़ दिया ताकि वहां पे कोई पेड़ भी लगाया जा सके, कोई दूसरा, जैसे ऑर्चर्ड वगैरह, जैसे कि यहाँ पे आप आम वगैरह शायद उन्होंने लगाया हुआ है, तो आम की भी खेती हो गई साथ साथ। प्लस ये जो एरिया है ना, इस एरिया में भी ये फसल उपजा लेंगे, बड़े चालाक है ये लोग, इस एरिया में भी ये फसल उपजा लेंगे बाद में। फिर समझ में आ रहा है, ये जो स्ट्रिप्स है, ये जो पट्टियां है ना, इसमें भी ये फसल उपजा लेंगे, ठीक है। धान लगा दिया, कुछ लगा दिया, कोई फसल लगा दिया इसमें, क्योंकि ये भी तो मतलब एरिया है ना जिसपे खेती किया जा सकता है, ठीक है। और जब इस तरह से स्ट्रिप को इरिगेट करेंगे तो एरिया तो आपका सैचुरेट होगा ही, ये जो बॉर्डर है वो भी थोड़ा मोड़ा सैचुरेट हो ही जाएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर से भी इधर सीपेज करेगा पानी का। बहुत अच्छा, एक्चुअली दिमाग बहुत अच्छा लगाया इन्होंने। तो दिस इज योर बॉर्डर स्ट्रिप टेक्निक, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये किस तरह के एरियाज के लिए सुटेबल है, इसमें एक चीज देखो, ये एरिया पे ऑब्जर्व अगर करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब बात इंपॉर्टेंट है, जितना भी बात हम कर रहे हैं ना अभी, सब इंपॉर्टेंट है। देखिए ओके, देखो पानी आपने डाला, पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, धीरे धीरे फ्लो करते 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 स्ट्रिप के लास्ट तक पानी को जाना है, ठीक जाएगा। अभी मान लो ये डायरेक्शन ऑफ वाटर है, तो अगर जो तुम्हारा लैंड है ना, ये वाला लैंड अगर ऐसा होता, मैं दो कंडीशन बता रहा हूं, इस तरह से लैंड है, मतलब क्रॉस स्लोप का बात कर रहा हूं, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो ऐसा है, मान लो ये जो ग्रीन वाला है डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो सीधा, लेकिन क्रॉस या फिर लैटरल डायरेक्शन में, ठीक है, दिस आर द लैटरल डायरेक्शन या फिर क्रॉस डायरेक्शन में लैंड इस तरह से अगर होगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब कोई स्लोप में होगी मान लो, या फिर दूसरा कंडीशन में ये बता रहा हूँ, दूसरा कंडीशन, या फिर लैंड अगर ऐसा होगा, ये मान लो केस 1, ये केस 2, तो किस तरह के सॉइल कंडीशन के लिए, मतलब ये लैंड का किस तरह के टोपोग्राफिकल कंडीशन के लिए ये मेथड सुटेबल होगी। क्या मैं ऐसा कहूंगा, अगर मान लो आपका जमीन ऐसा हुआ, तो पानी जैसे ही डालोगे तो जमीन ऐसा होने का मतलब क्या, यहाँ पे बॉर्डर्स होगा ना, ये किनारे पे बॉर्डर्स होगा, इधर एक बॉर्डर होगा, ये बॉर्डर है, ये स्ट्रिप अगर ऐसा है ना, तो पानी डाला तो पानी जो है ना वो बॉर्डर के करीब करीब में जमा हो जाएंगे, बॉर्डर के करीब करीब में जमा हो जाएंगे अगर पानी, तो ये वाले सब जो एरियाज हैं बीच के, ये सब इरिगेट ही नहीं हो पाएगा, बॉर्डर के करीब करीब ही रहेगा पानी। इसलिए इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, जो भी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर है उसके लैटरल डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर है,
तो इसके लैटरल डायरेक्शन में आपका जो ये जो ग्राउंड है इट मस्ट बी लेवल्ड। आया था एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला है। तो लैटरल डायरेक्शन में ग्राउंड मस्ट बी लेवल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट इस मेथड के अंदर। ओके, नहीं तो क्या होगा, आपका बीच का एरिया इरिगेट ही नहीं हो पाएगा, बॉर्डर के आसपास जाके पानी जमा हो जाएगा, वहाँ एक नाली जैसा वो बना देगी, पानी उधर ही करीब करीब फ्लो होगी, बीच में नहीं आएगी पानी आपकी। ये एक चीज। दूसरा चीज देखिए, इसमें किसी ये जो पानी फ्लो हो रहा है ये अपना एक ग्रेडियंट है। स्ट्रिप में देखो, ये स्ट्रिप है, इस तरह से ये स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप, तो स्ट्रिप का अपना एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है। जैसे रोड पे हम ग्रेडियंट डालते हैं कि नहीं ड्रेनेज के लिए, उसी तरह से यहाँ अपना एक ग्रेडियंट है। ओके, एक स्लोप होना चाहिए, जैसे कि आप पानी डालोगे तो वो अप से डाउन तक इजीली अच्छे से धीरे 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 फ्लो करता हुआ चले जाए। जेंटल स्लोप होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत स्टीप स्लोप है। स्टीप मतलब ऐसा, अगर बहुत स्टीप स्लोप है, जैसे ही आप स्ट्रिप के ऊपर पानी डाल रहे हो, है ना, अगर बहुत पानी डाल रहे हैं मतलब जैसे स्ट्रिप में पानी डाले तो स्टीप स्लोप है, तो ये पानी सीधा जल्दी तुरंत फौरन बह के एंडिंग तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या है, हमको तो सॉइल को सैचुरेट करवानी है, सॉइल को सैचुरेट करवानी है, पानी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेगा। इन्फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं हम इधर, हम ये सोच रहे हैं कि पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा, सॉइल को धीरे धीरे सैचुरेट करते 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 आगे बढ़ रही है पानी आपकी, समझ में आ रहा है, कुछ डेप्थ तक सैचुरेट करते 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 पानी आपकी आगे बढ़ रही है और लास्ट तक पहुंच रही है। तो स्लोप जेंटल होना चाहिए, मतलब जेंटल मतलब ये स्टीप, ये ऐसा होगा नॉर्मल जेंटल स्लोप, माइल्ड स्लोप, है ना, इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, प्रीफर आप कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का फ्लडिंग ही है। अब देखिए, इसमें भी पानी भर दे रहे हैं, है कि नहीं, इसमें भी आप पानी भर दे रहे हैं, ये भी एक तरह का फ्लडिंग है। ओके, लेकिन इसका नाम अलग है, इट इज अ बॉर्डर स्ट्रिप टेक्निक। ओके, हम बॉर्डर और स्ट्रिप के माध्यम से फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लैंड प्रिपरेशन की कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ग्राउंड को आपको लेवल करनी है, एक जेंटल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप देनी है। लैंड प्रिपरेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि नहीं, होगा। ओके, तो ये देखो, ये एक डायग्राम देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आपका एक मेन सप्लाई चैनल है, ठीक है। तो एरिया को आपने बॉर्डर्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, मतलब एरिया को बॉर्डर्स एंड स्ट्रिप्स में आपने डिवाइड कर दिया है। वो वाला फोटो ठीक था, लेकिन मैं उसको जूम नहीं कर पा रहा था, इसलिए हटा दिया था। इस फोटो को देखिए, अब देख रहे हैं ना, बॉर्डर और स्ट्रिप समझ में आया। दिस इज योर स्ट्रिप, ये क्या है, ये सारे स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स। ओके, थिकनेस ऑफ पेंसिल कम करना होगा यार। ये स्ट्रिप्स हैं एंड दिस आर दी बॉर्डर्स, ठीक है। ये जो स्ट्रिप होते हैं ना, इसकी जो विड्थ होता है, विड्थ ये कितना होता है, 10 से 20 मीटर तक, 10 to 20 मीटर ये चौड़ाई होती है स्ट्रिप्स की। इसकी जो लेंथ होती है ना, ठीक है, ये मतलब एक रूल है जनरल, ठीक है। जनरल लेंथ जो होती है ये 100 से 300 मीटर तक होती है, 300 मीटर इन स्ट्रिप्स की, मतलब ये डायमेंशन वगैरह। ओके, ये ऐसे होती है। अच्छा, ये डायमेंशन वगैरह किस में मेंशन करेंगे, जो अपना जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें आप मेंशन कर दो, उसमें मेंशन कर दो 10 to 20 मीटर विड्थ, 100 to 300 मीटर लॉन्ग लेंथ, है ना। ये स्ट्रिप कितना लंबा रहेगा, क्या है, कितना, ये सब कुछ डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, सॉइल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। टाइप ऑफ सॉइल तो मेन चीज हो गया, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखिए, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन के केस में एक बात, ये ग्राउंड प्रिपरेशन के केस में जो पॉइंट मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लैटरल डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ वाटर द ग्राउंड मस्ट बी लेवल्ड, ये इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ी बात। एंड एक जेंटल स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होना चाहिए। ये जो स्लोप आप प्रोवाइड करोगे, इसमें जेंटल स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करोगे तो ग्रेविटी के कारण पानी कैसे फ्लो करेगा। एक ग्रेविटी के कारण पानी फ्लो कर पाए, बिकॉज इट इज सरफेस टाइप ऑफ इरिगेशन की नहीं, तो ग्रेविटी के कारण पानी फ्लो कर पाए इजीली,
इसलिए एक जेंटल स्लोप प्रोवाइड करते हैं। ये जेंटल मतलब हल्का फुल्का, मैंने समझाया था, बहुत स्टीप भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये स्लोप का परसेंटेज होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन 0.2 to 0.8% तक, ठीक है। जेंटल स्लोप किधर, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में, समझ गया। ये सारे पॉइंट्स को वो जो डायग्राम था, ठीक है, मैं अभी फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें अपडेट कर देना। ये सब पॉइंट्स को उसमें उस डायग्राम में अपडेट करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पहले लिख देते हैं। इसके बारे में पहले हम लिखेंगे, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा। इसमें कैलकुलेशन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे न्यूमेरिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे स्ट्रिप है, ठीक है, तो आप एक कांस्टेंट, है ना, आप क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो से, क्यू मीटर क्यूब प्रति सेकंड से, समझना, बात को ध्यान से सुनना। विथ यूजिंग ए कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो यू आर अप्लाइंग वाटर टू ए स्ट्रिप, आप वाटर तो अप्लाई कर ही रहे हो लगातार, तो हाउ मच टाइम टी, कितना समय टी लगेगा आपको, किसको, आपको टी कितना समय लगेगा टू कंप्लीटली इरिगेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप का कंप्लीट इरिगेशन हो जाए। समझ में आ रहा है, कंप्लीट इरिगेशन मतलब एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द स्ट्रिप पे अवेलेबल हो, प्लस जमीन भी आपका एक पर्टिकुलर डेप्थ तक सैचुरेट हो चुकी हो। समझ में आ रहा है, तो वो चीज पूरे स्ट्रिप में हुई हो, वो चीज होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, दिस टाइम इज कैलकुलेटेड। इसके लिए डेरिवेशन है, ये इंपेरिकल इक्वेशन नहीं होती है। आप लोग करते क्या हो, किताब से याद कर लेते हो कि ये इंपेरिकल होगी, लेकिन इंपेरिकल है नहीं, उसको हम डिराइव करवा देंगे अभी, ठीक है, उसका डेरिवेशन देखेंगे। सो दिस इज योर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो चलिए फटाफट लिखेंगे, फिर वो डेरिवेशन देखेंगे, कहानी इसका यहीं पे खत्म करेंगे। तो हेडिंग डालिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड और लिखना चालू करिए। हमने अभी फिलहाल के लिए वीडियो को ऑफ कर दिया क्योंकि हमको तो अभी डिक्टेट करना है, मैं भी लिखूंगा तो वीडियो का मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो चलिए लिखिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, हेडिंग डाल के और लिखना चालू करिए। इन दिस मेथड कॉमा लैंड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रिप कॉमा सेपरेटेड बाय लो लीव्स और स्मॉल बंड्स मतलब अड्डे विच आर कॉल्ड एज, जिनको हम बॉर्डर कहते हैं। स्ट्रिप्स आर दी लोकेशन, स्ट्रिप्स वो जगह है, वो लोकेशन है जहां पर एक्चुअल क्रॉप को उगाया जाता है, जहां पे एक्चुअल फसल को उपजाया जाता है, ठीक है। ओके, आगे तीसरा पॉइंट, स्ट्रिप आर ऑफ विड्थ, WIDTH भूल गया, क्यों भूल गया पीयूष, स्ट्रिप्स आर ऑफ विड्थ अप्रॉक्स 10 से 20 मीटर एंड 100 to 300 मीटर इन लेंथ, लिख लो 100 से 300 मीटर इन लेंथ। नेक्स्ट, फॉर दिस मेथड इस मेथड के लिए द एग्रीकल्चरल एरिया मस्ट बी लेबल्ड, देखिए एग्रीकल्चरल एरिया मस्ट बी लेबल्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्यों, समझ गया ना, नहीं तो ये क्या होगा, अगर लेवल्ड नहीं रहेगा तो स्ट्रिप के किनारे किनारे जाके पानी आपका जमा हो जाएगा, है ना, जो कि हमको नहीं चाहिए। मतलब स्ट्रिप के किनारे मतलब बॉर्डर के पास जाके पानी आपका जमा हो जाएगा, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एंड हैव ए जेंटल या माइल्ड स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ताकि ग्रेविटी के कारण फ्लो हो पाए। समझाया हुआ है आपको। आगे फिफ्थ नंबर पॉइंट, दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड व्हेन लार्ज एरिया टू बी इरिगेटेड, बहुत बड़ा एरिया में अगर फ्लडिंग करना है तो हम बॉर्डर स्ट्रिप टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। 6, इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, ये भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, जैसे पैडी, ज्वार एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन ऐसे लिखिए, इन दी मेथड नहीं, इन दिस मेथड, 7th पॉइंट में इसमें दिस कर दो। इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड टू स्ट्रिप एट ए कांस्टेंट रेट,
कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब जो डिस्चार्ज आप सप्लाई करते हो, रेट ऑफ सप्लाई वो कांस्टेंट रहती है, कॉमा वाटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल, फिर आपने स्ट्रिप में सप्लाई किया तो पानी बहना चालू होगी स्ट्रिप के अंदर, तो वाटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल गेट कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेटेड, जब वो फ्लो कर रही है तो उस दौरान वो फ्लो कर रही है मतलब आगे भी बढ़ रही है पानी और इन्फिल्ट्रेट भी करते जा रही है ग्राउंड को सैचुरेट भी करते जा रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेटेड। ये सेंटेंस को लाल में लिखा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही सेंटेंस को यूज करके आप डेरिवेशन कर लेते हो, ठीक है। गेट कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द सॉइल एंड व्हेन इट रीचेस टेल, देखो ये स्ट्रिप है मान लो, तो इस स्ट्रिप का हेड हो गया, ये स्ट्रिप का टेल हो गया, पूछ, तो पानी यहां से बहना चालू हुआ, ठीक है, बहना चालू हुआ, जब यह टेल तक पहुंच गया पानी, है ना, ग्राउंड में यहां तक पानी पहुंच गया, तब हम सप्लाई को बंद कर देंगे, सप्लाई ऑफ वाटर टू स्ट्रिप इज स्टॉप्ड, इस स्ट्रिप में सप्लाई बंद कर देंगे, मतलब ये स्ट्रिप इरिगेट हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले स्ट्रिप में सप्लाई चालू कर देंगे। तो इससे रिलेटेड एक डायग्राम बना लो, ये डायग्राम आप बना लो, मैं बना देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन का ये डायग्राम बना लीजिए। ये एक एरिया बना दिया मैंने, ये एरिया में आप बॉर्डर को दिखा दो, ऐसे बॉर्डर्स होंगे, ठीक है, दिस आर दी बॉर्डर्स, ये क्या है, ये बॉर्डर्स है, यहाँ पे लिख दो ये स्ट्रिप है, ये बॉर्डर है, स्ट्रिप हो गया, बॉर्डर हो गया, यहाँ पे थोड़ा क्रॉपिंग दिखा दो ताकि समझ में आए कि स्ट्रिप में हम खेती करते हैं, स्ट्रिप में हम उपजाते हैं। यहाँ पे एक चैनल बनाओ, नहर, सप्लाई चैनल, यहाँ पे दिखाइए सप्लाई चैनल से वाटर यहाँ पे आप डाल रहे हो, रेट क्यू रेट से आप इस पे पानी डालेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे और क्या दिखाओगे बाबू, ये दिखा दो ना, विड्थ दिखा दो स्ट्रिप का, कितना बोला था, 10 to 20 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिप बोला था 100 to 300 मीटर, ऐसा दिखा दीजिए, क्लियर है डायग्राम। और क्या लिखोगे इसमें, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। अब चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन मतलब मेरा क्वेश्चन है, डेरिवेशन कराऊं कि नहीं कराऊं, वही मैं सोच रहा हूं। चलो मैं पहले एक सवाल पूछता हूँ। सवाल क्या पूछता हूँ, ये जो मैंने आपको एक ये दिया, मतलब ये कंप्लीट एरिया दिया है ना, तो इसमें मान लो मेरे को ये पहला कोई एक स्ट्रिप है, तो इस एक स्ट्रिप का मैं बात करता हूँ आपसे, तो ये मान लो वो स्ट्रिप है, ठीक है, ये मान लो वो स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप में आप वाटर को सप्लाई कर रहे हो थ्रू सप्लाई चैनल एट द रेट क्यू, ये एक कांस्टेंट रेट से क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड से आप इसमें पानी डाल रहे हैं। ये स्ट्रिप का टोटल एरिया है ए, स्ट्रिप का टोटल एरिया क्या है ए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड, कितना समय लगेगा टी आपको इस टोटल ए एरिया ऑफ स्ट्रिप को इस क्यू रेट ऑफ सप्लाई से इरिगेट करने के लिए। समझ में आ रहा है, टी इक्वल टू क्या है, मैं पूछूंगा व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू irrigate this total strip area A, total strip area A with a constant rate of supply Q, with a constant rate of supply Q, with a constant rate of supply Q। बताओ भाई, ये मेरा सवाल है, ये मेरे को निकालनी है, कैसे निकालेंगे। चलो मैं अब आ जाता हूँ
ऑनलाइन मोड मतलब फोटो के साथ। चलिए हम आ गए, इंतजार खत्म हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका डेरिवेशन का लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत अंदर की सब चीज़ें हैं, सब बातें हैं। तो देखिए, ये मान लो कोई एक सिंगल स्ट्रिप था, ठीक है, था क्या है, ये एक सिंगल स्ट्रिप है। इसमें इस स्ट्रिप के अंदर आप क्या कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग वाटर एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेट्स सपोज ये जो भी यूनिट में, अभी मीटर क्यूब पर सेकेंड का यूनिट लेके चल रहे हैं ऐसे, एक कांस्टेंट, लेकिन ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट रेट ऑफ डिस्चार्ज के साथ आप अप्लाई कर रहे थे। अभी आपने प्रोसेस को चालू किया, वाटर एप्लीकेशन को चालू किया है, अप्लाई करते गए करते गए करते गए करते गए, आधा घंटा हुआ, 45 मिनट हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम, मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसिडर कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कहने का मतलब है, ध्यान से सोचना, मैं कह रहा हूँ कि 10 बजे ये प्रोसेस को स्टार्ट किया, अब तुम देख रहे हो 10:45 पे, 10:45, तो 45 मिनट बीत गई, 45 मिनट तक आप पानी को डाल रहे हो, उसमें कांस्टेंट सप्लाई था, तो उस कारण से कुछ पार्ट ऑफ एरिया, जो एक इस स्ट्रिप का एरिया, वो तो इरिगेट हो चुकी होगी। तो अब वो इरिगेट जो हो चुकी होगी उसका क्या मतलब है, देखिए, जब आप जैसे पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स सपोज पहले तो ये कि वो 45 मिनट के समय में, है ना, इतना पार्ट ऑफ एरिया, ठीक है, ये जो मैं हैश कर रहा हूँ, लेट्स सपोज उस 45 मिनट ऑफ टाइम में इतना अमाउंट ऑफ एरिया, एंड दिस मैग्नीट्यूड इज योर स्मॉल ए। लेट्स सपोज मैं इस एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ बाई स्मॉल ए, मतलब एज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये 45 मिनट में अभी टोटल एरिया इरिगेट नहीं हुआ है, ओनली दिस सम फ्रैक्शन ऑफ दैट स्ट्रिप, उस स्ट्रिप का कुछ हिस्सा उस 45 मिनट में इरिगेट हुआ है। मतलब एट, मैं ये चीज कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर क्षण पे, जब आपने वाटर सप्लाई शुरू किया उसके बाद आप ये कंडीशन देखिए, तो आपने ये देखा कि ए अमाउंट ऑफ एरिया इरिगेट हो गया है। अब ये ए अमाउंट ऑफ एरिया इरिगेट हो जाने का क्या मतलब हुआ होगा, देखिए, जैसे आप वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, आपको मालूम है जो पानी है ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करेगा, है ना, उस सॉइल को सैचुरेट करता चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल, है ना, तो ये सॉइल को इन्फिल्ट्रेट की होगी वाटर, ओके, इन्फिल्ट्रेट की होगी सॉइल के अंदर वाटर, और इस ए एरिया तक, लेट्स सपोज वाई दैट, इस ए एरिया के नीचे अभी तक इतना इरिगेट हुआ है, मतलब इस एरिया के नीचे, ठीक है, ये जो ए एरिया है, इस टोटल ए एरिया के नीचे यहाँ तक का मिट्टी, लेट्स सपोज वाई डेप्थ ऑफ सॉइल कंप्लीटली ये अच्छे से सैचुरेट हो चुका होगा, ये अच्छे से सैचुरेट हो चुका होगा पूरे में, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिप में जो वाटर की फ्लो है ना, एक लेवल पे पानी अच्छे से स्मूथली फ्लो करते हुए आ रही है ना, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये कंडीशन हुआ है कि टोटल ए अप टू ए लेंथ ऑफ एरिया, ठीक है, अप टू ए एरिया, ए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया अच्छे से इरिगेट हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके नीचे लगभग वाई डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेट किया होगा अच्छे से, समझ में आ रहा है, इतना इन्फिल्ट्रेशन इस तरह से हुई है। अब तो ये यहां तक की बात थी। अब मैं बोलूंगा, अब ये अभी का केस है, ठीक है, अब मैं सेकंड केस बात कर रहा हूं थोड़ा, अब मैं अभी 10:45 पे देखा, अब मैं 11:30 बजे देखूंगा, आपका सप्लाई कंटिन्यूअस है, सप्लाई लगातार है, 10:45 पे ये केस थी मेरे दोस्त, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ 11:30 बजे, तो 11:30 बजे ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा मेरे को बताओ, 11:30 बजे ऐसा हुआ होगा कि अभी तक टोटल यहाँ तक एरिया इरिगेट हुआ था, लेकिन 11:30 मतलब फिर 45 मिनट आप देख लिए आगे बढ़ गया, टाइम आपका बढ़ गया, तो फिर उस दौरान लेट्स सपोज ऐसा हुआ कि यहाँ तक का एरिया इरिगेट हो गया, मतलब फ्लो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, है ना, फ्लो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो यहाँ तक का एरिया लेट्स सपोज ये इरिगेट हो जाएगा, मतलब एरिया के टर्म्स में आगे बढ़ेगी कि नहीं फ्लो, प्लस साथ ही साथ क्या होगा, देखिए,
आप जो पानी को सप्लाई कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। पानी को जो आप सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पे सप्लाई कर रहे हो? यही स्टार्टिंग वाले पार्ट में है ना, हेड पे आप सप्लाई कर रहे हैं वाटर को कि नहीं? जब हेड पे सप्लाई कर रहे हैं तो हेड से ही तो जमीन आपका चालू है, ठीक है? तो यहीं से पानी फिर से इन्फिल्ट्रेट भी करता हुआ आएगा। ओके, ये पानी इन्फिल्ट्रेट भी करता हुआ आएगा। ये केस में बात कर रहा हूँ 10:45 के बाद। 10:45 के बाद आपका जब सप्लाई फिर कंटिन्यू है तब क्या होगा? फिर ये पानी इन्फिल्ट्रेट करता हुआ भी आ रहा होगा। तो अगर ये पानी इन्फिल्ट्रेट करता हुआ आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि फिर जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, है ना, बाय सम अमाउंट। मान लो वाई डैश अमाउंट से यहाँ तक और थोड़ा सा डेप्थ ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। ये टोटल लेंथ में कहाँ तक में? यहाँ तक में, क्योंकि इस एरिया में भी तो इन्फिल्ट्रेशन होगी। इस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, फ्लो आगे बढ़ रही है, इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, उसके नीचे के सॉइल को सैचुरेट कर रही है। ऐसे धीरे धीरे इरिगेशन हो रहा है, सॉइल सैचुरेट हो रहा है। अब ये सब चीज सॉइल के इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ठीक है? तो इस तरह से, तो ये जो एरिया है, लेट्स सपोज ये एरिया जो 10:45 के बाद इरिगेट की गई वो मैं कहता हूँ ए डैश एरिया है। लेट्स सपोज वो ए डैश एरिया। ओके, अब मेरा सवाल है, लॉजिक आपसे ये सुनना, मैं क्या पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे टाइम मैं बहुत छोटा सा टाइम डिफरेंस बहुत कम कर दूँ, मतलब 10:45 आपने 10:45 कंसिडर किया था, है ना? 10:45 के बाद जस्ट अगले ही मिनट आप देख रहे हो 10:46 पे, तो टाइम आपका कम हो गया, ठीक है? जो टाइम आप कंसिडर कर रहे हो, मैं 10:46 पे देख रहा हूँ, तो क्या हुआ होगा? फ्लो, जब यहाँ पे वाटर सप्लाई है तो वही पानी जब आगे जाएगी तो नीचे भी साथ साथ जाते रहेगी, आगे भी बढ़ेगी, नीचे भी जाते रहेगी, आगे भी बढ़ेगी। यही चीज हुआ होगा, समझ में आ रहा है? नीचे भी जा रही होगी और आगे भी बढ़ रही होगी, तो नीचे जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, मतलब ये डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ओवरऑल ये बढ़ाते हुए जा रही होगी। क्लियर है? और एरिया भी आगे गीला होते चल रहा है। क्लियर है? तो चूंकि मैं यहाँ पे टाइम ये डिफरेंस कम कर दे रहा हूं, तो मैं अब ये मान के चलूंगा कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने टी कंसिडर किया था, जो केस था, फिर इन नेक्स्ट dt टाइम आप डेरिवेशन को समझिए, ठीक है? नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो उसमें सब कुछ रहेंगे, आप इजिली समझ जाओगे। इन नेक्स्ट dt टाइम, अगला dt टाइम में क्या होगा? मैं ये कह सकता हूं कि dA एरिया गेट इरिगेटेड, dA एरिया एडिशनल, एक नया, ये जो एरिया मैंने ए डैश लिया था इसे छोटा कर दूं, मैं कह देता हूं dA एरिया एक्स्ट्रा थोड़ा और इरिगेट हो गया वो छोटा सा dt टाइम में, ठीक है? प्लस इसके साथ क्या हुआ, जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है ना, तो मैं इसमें कह सकता हूं dy डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस, डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस, ऐसा कह सकता हूं। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन का टेक्निक को यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्योंकि मेरा रेट ऑफ सप्लाई कांस्टेंट है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि वो जो dt समय है उसमें मैं कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई कर दिया, तो वो dt समय में मैं q इंटू dt वॉल्यूम ऑफ वाटर को अप्लाई कर दिया। क्यों? मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू टाइम का सेकेंड नीचे खत्म, तो बचा क्या? ये मीटर क्यूब फॉर्म के टर्म्स में बचा कि नहीं? तो मैं वो बोल रहा हूँ आपको कि dt समय में मैं q इंटू dt अमाउंट ऑफ वाटर इसमें अप्लाई कर दिया। तो ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं आपको दिखना चाहिए इस डायग्राम में, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो कहाँ है? तो ये वॉल्यूम कहाँ है? ये वॉल्यूम कहाँ यूज हुआ, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर? अगर आप देखोगे गौर से तो क्या ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दिख रहा है? dy डेप्थ जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, dy इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ जो इंक्रीज हुआ है कितने एरिया का? a प्लस dA एरिया का, उसमें यूज हुआ। प्लस वो जो एडिशनल dA एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो भी सैचुरेट हुआ अप टू जो पहले y डेप्थ था। देखो
वो एक्चुअली ये जो डीए एरिया एडिशनल इंक्रीज हुआ उसका यहीं तक सैचुरेशन हुआ है, मतलब ये भी सैचुरेट यहाँ तक हुआ है, नीचे तक, कहाँ तक, इसमें भी यहाँ तक, ये पूरे में सैचुरेशन हो गया। ओके, पूरे में सैचुरेशन हो गया। मैं वॉल्यूम देखने के टेक्निक बता रहा हूँ। आपने डी वाई है ना, डेप्थ ऑफ वाटर ए प्लस डी एरिया में तो कंसिडर कर ही लिया। अब और कितना वॉल्यूम बचा है, डीए वॉल्यूम, डीए एरिया के नीचे वाई वॉल्यूम है ना, वाई डेप्थ ये बचा है, तो वाई इंटू डी ए, तो डी ए इंटू वाई, ये हो गया वॉल्यूम का इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत लॉजिक लगता है। तो Q इंटू डी टी इक्वल टू, देखो A इंटू डी वाई लिख सकता हूँ, प्लस डी ए डी वाई लिख सकता हूँ, प्लस वाई डी वाई लिख सकता हूँ, नहीं वाई डी ए प्लस वाई डी ए लिख सकता हूँ। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में ये वाला जो छोटू मोटू टर्म है डी ए इंटू डी वाई, दिस इज वेरी स्मॉल, ये प्रोडक्ट बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू उतना बड़ा स्ट्रिप एरिया। ये छोटा सा डिफरेंशियल एरिया का क्या औकात, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत छोटा, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लिया, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के कंपैरिजन में दिस इज वेरी स्मॉल, उसको एक्सप्रेशन से उड़ा दिया, उसके रहने ना रहने से इस इक्वेशन में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो Q इंटू डी टी इक्वल टू, ये क्या हो गया, A टाइम्स डी वाई प्लस वाई टाइम्स डी ए। अब ये इक्वेशन आपको मिला। अब देखो ये जो डी वाई क्या है दोस्तों, व्हाट इज दिस, डी वाई क्या है, व्हाट इज दिस डी वाई, डी वाई मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो मैंने dt समय आपको दिया, उस dt समय में सॉइल के अंदर कितना पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया, वही वो डेप्थ है क्या, dy डेप्थ ऑफ वाटर इज गेट इन्फिल्ट्रेटेड इनटू दिस सॉइल इन dt टाइम, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब यही है वो dy है। तो ये जो dt समय में dy डेप्थ ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट करेगा, ये कितना होगा, कैसे होगा, देखिए ये जो इन्फिल्ट्रेशन की बात आ रही है, तो सॉइल से जुड़ा हुआ उसका एक प्रॉपर्टी होता है रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं, पूरा इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, तो क्या इस dy को मैं ऐसे कह सकता हूं कि इट इज इक्वल टू रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इनटू dt। जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होती है ना, उसकी भी यूनिट लगभग ऐसी ही होती है, mm पर आवर, देखा होगा कैलकुलेशन, cm पर आवर, इस तरह से रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन की इक्वेशन भी ऐसी होती है। तो देखो यहाँ पे डालो mm पर आवर इंटू आवर, तो आवर नीचे खत्म, ये डेप्थ का यूनिट आ गया कि नहीं। तो मैं dy को f इंटू डी टी के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकता हूँ, तोड़ दिया, ठीक है, उसको भी तोड़ दिया। तो अब क्या बचा मेरे पास, तो फिर q इंटू डी टी बचा क्या, इक्वल टू क्या होगा, क्या बचा था भाई, a इंटू डी वाई था, तो a इंटू एफ डी टी लिख दूंगा प्लस y इंटू डी ए लिख दूंगा, q डी टी माइनस ए एफ डी टी इक्वल टू वाई डी ए, डी टी बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में, q माइनस ए एफ इक्वल टू वाई डी ए, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको टाइम चाहिए बेसिकली, तो मैं इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है, क्या बच रहा है, डी टी इक्वल टू वाई टाइम्स डी ए डिवाइडेड बाई क्यू माइनस ए एफ, ये इक्वेशन बच रहा है। अब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, टाइम को इंटीग्रेट किया 0 से t, है ना, यहाँ पे एरिया है वेरिएबल में, तो 0 टू a इंटीग्रेट कर दिया, तो टाइम इंटीग्रेट किया 0 टू t, तो ये आ जाएगा t विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, y को कांस्टेंट है, y तो कांस्टेंट है, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट डेप्थ ऑफ वाटर, ओके। तो इसको बाहर निकाल लिया हमने, y
अब ये जो एरिया है, एरिया जो फंक्शन है यहाँ पे देखो, एरिया ये तो अंदर में एरिया है यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, y फिर ln के फॉर्म में ये इंटीग्रेट होगी, ln ऊपर q डिवाइडेड बाई q माइनस af। ये a मतलब मैं कैपिटल A बना दिया उसको, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका टाइम। अब ये ln को आप log में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ln को log में कन्वर्ट करके फॉर्मूला को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा था, यहाँ पे नीचे ये इंटीग्रेशन जब होगी तो एफ भी नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एफ भी बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन आपकी बनती हुई नजर आएगी, टी इक्वल टू वाई अपॉन एफ एल एन ब्रैकेट क्यू अपॉन क्यू माइनस ए एफ, ठीक है। तो इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो इक्वेशन होगा टी इक्वल टू, वही मैं सोच रहा था ऐसे क्या हो गया, तो ये वाई अपॉन एफ, तो 2.303 लॉग 10 बेस q अपॉन q माइनस ए एफ, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन में चूंकि ये होमोजेनस सॉरी इंपेरिकल इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन डिराइव कर लिया हम लोग, दिस इज नॉट इंपेरिकल इक्वेशन। किसमें सिलेक्शन हो गया भाई हमारा, देखेंगे, ठीक है, ये इंपेरिकल इक्वेशन नहीं है, ओके। सो इसमें जो यूनिट्स आप यूज करोगे सब एक फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर सीएम 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 हर जगह यूज करें, सीएम और आवर, तो सब चीज सीएम और आवर के फॉर्म में लिखिए। अगर मीटर सेकेंड यूज करें तो सब चीज मीटर सेकेंड में निकलेगा, समझ रहे हो, वो चीज मैं बताने वाला था, क्योंकि वो इंपेरिकल इक्वेशन नहीं है। ये पहली बात। दूसरी, अब मेरा इसी क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट में, ये इसको बना लो, इसको अंदर लिख लो बना के, अब हो गया तो उसको अलग से किया, इसको बना के लिख लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर यही आपका टाइम, यही बेसिक फॉर्मूला याद करनी होती है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये है कॉन्सेप्ट, इसका डेरिवेशन करने का डिराइव हो जाती है। नाउ इसी मेथड के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया of strip of a soil with infiltration rate equal to F can be irrigated with a constant supply of q मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेट्स सपोज मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हैं अगर किसी सॉइल का जिसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ है और आप एक कांस्टेंट रेट के साथ उसमें पानी सप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम एरिया मतलब इस पे एक मैक्सिमम एरिया के ऊपर लिमिट है। मैक्सिमम एरिया तो कुछ भी हो सकता है, हम पूरी धरती को इरिगेट कर देंगे, क्यों 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 डाल रहे हैं, पानी इरिगेट होते रहेगा, होगा। अरे बावले, ऐसा नहीं होता है, मतलब पूरा धरती इरिगेट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, देखो अभी सिंपल एक इक्विलिब्रियम हर केस में अचीव होगी। मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, इसमें आप पानी डाल रहे हो एक रेट से, क्यू रेट से डाल रहे हो, क्यू रेट से आप पानी डाल रहे हैं और इसका इन्फिल्ट्रेशन एक रेट से हो रहा है, ठीक है, एक रेट से इसका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। अभी क्या होगा, आप जैसे जैसे पानी डाल रहे हैं, क्यू रेट से पानी डाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब कुछ ये अच्छे से पहले ये मान लो
इतना, यही है वो मैक्सिमम एरिया एक्चुअली, ये मान के चलो यही है वो मैक्सिमम एरिया। तो इस केस में क्या होगा कि इतना इरिगेशन हो चुका है, मान लो इतना इरिगेशन हो चुका है इस मैक्सिमम एरिया में, जो वाटर है एक्चुअली वो भर चुका है, ठीक है, भर चुका है मतलब ये सॉइल सैचुरेट हो चुकी है, सब कुछ इसका सब सिस्टम खत्म है। अब जैसे आप पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो रेट से आप पानी डाल रहे हैं उसी रेट से पानी अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगी, वो पानी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे हमने अभी देखा था कि स्ट्रिप के केस में एक नया एडिशनल एरिया, जैसे अगले क्षण देखते हैं एक नया एडिशनल एरिया आगे आती है, लेकिन अब इस केस में आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस लोकेलिटी का जितना भी सॉइल है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है। अब जिस रेट से आप पानी डाल रहे हैं उसी रेट से पानी इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर टेबल में चली जाएगी, पानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। समझ रहे हो, ये चीज होती है। तो इसके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट आ जाती है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली नथिंग बट ए मैक्स इक्वल टू योर रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर क्यू डिवाइडेड अपॉन इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल। ये जो रेशियो आप निकालोगे ये आपको दे देगा मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, है ना। अनलिमिटेड एरिया को आप इरिगेट नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखना बस। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, एक्चुअली इसमें कंसेप्ट भी थे। अब अगला जो वीडियो बनेगा ना तो इसी पर बनेगा, अभी मेथड ऑफ इरिगेशन पे ही चलेगा, क्योंकि और कुछ कुछ बाकी रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्लो मेथड, चेक बेसिन मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड। हमको बेसिकली ये 4 आइटम और पढ़नी है। फिर काउंटूर बॉर्डर मेथड एक होता है, उसको भी देखेंगे, है ना। सब कुछ हमको पढ़ना है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा हमें नहीं मालूम, सब हमको पढ़ के जानी होगी। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, बहुत हो गया। होप कि आप चीज़ों को समझें, ठीक है। गुड लक। देखो यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ थोड़ा मोड़ा बता के चले जाऊँगा, नहीं, पढ़ना है पढ़िए, मैं पूरा ही बताऊंगा, जितना जितना मेरे को समझ में आता है, जितना मेरे को लगता है कि एग्जाम में आप तक पहुंचानी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, हम उतना ही आपको बताएंगे, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा कुछ बता के चले गए। जब तक मैं खुद में सेटिस्फाई नहीं हो जाता बताते बताते, तब तक मैं बताते रहूंगा, ठीक है। टेक केयर। मेहनत करना पड़ता है भाई, मतलब इसको कंटेंट लाने के लिए पहले तो, ओके। अच्छा, ये इसके पीछे भी लॉजिक देखो, लॉजिक सोच लो, लॉजिक ये फॉर्मूला से निकाल लो, ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला से देखो, ये जो मैक्सिमम एरिया ये इरिगेट करेगा, लेकिन एक चीज है कि मैक्सिमम एरिया तो ए मैक्स इतना इरिगेट होगी, लेकिन ये इरिगेट कब होगी, प्रैक्टिकली मतलब आप पानी डालते रहो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, डालते रहो, पानी पानी डालते रहो इन्फिनाइट टाइम में, टी इक्वल टू इन्फिनाइट, बहुत समय लग जाएगा। तो मान लो बहुत समय मतलब वो इन्फिनाइट टाइम, तो एट टी इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम आपको मैक्सिमम एरिया इरिगेट होगा। सो थिंक अबाउट द कंडीशन इन दिस इक्वेशन, जो हमने अभी अभी निकाला है, किधर गया वो, वेयर इज द इक्वेशन, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ हमने लिख दिया। जो अभी वो इक्वेशन जो हमने निकाला था, ये इक्वेशन देख लो ना, ये इक्वेशन देख लो, ठीक है। वो लॉग वाला इक्वेशन किधर गया, ठीक है, इसी इक्वेशन को देख लो। अच्छा, ये तो यहीं पे था, नहीं था, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, इसी इक्वेशन को देख लीजिए। तो टी इन्फिनिटी होना है, कब हो सकता है, देखो टी इन्फिनिटी होने के लिए लॉजिक लगाना, यहाँ पे वाई क्या है सोचना, एफ क्या है सोचना, है ना, फिर क्यू क्या है उसके बारे में सोचो। अभी देखो देखो मतलब टी इन्फिनिटी होना मतलब कि ये वाला जो टर्म है इक्वेशन में, ये इन्फिनिटी होना, इसका टी इन्फिनिटी होना मतलब इस टर्म का इन्फिनिटी होना, इस टर्म का इन्फिनिटी होना मतलब जैसे कि मान लो आपका y, है ना, इन्फिनिटी कब किस केस में मिलेगा, मान लो y बाई एफ, अगर इस रेशियो का अगर हम देखें तो इस केस में इन्फिनिटी कब मिलेगा आपको, जब इन्फिनिटी आपको तब मिलेगा, लेट्स सपोज कि, तो यहाँ पे
वाई बाई एफ के रेशियो के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो वाई क्या है, डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, एफ इन्फिल्ट्रेशन रेट, ये सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट है, सॉइल यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये टर्म अगर इन्फिनिटी होनी है तो इन्फिनिटी कब होगा, जब मान लो कोई नंबर है 1, इसको तुम 0 से डिवाइड करने का कोशिश करोगे तो ये इन्फिनिटी दे देगा। तो 1/0 इस फॉर्म में लेके चलो अगर, तो इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि f इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वो होगा क्या, फिजिबल है प्रैक्टिकली किसी भी तरह से नहीं, सॉयल है उसका कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन रेट तो होगा ही होगा, समझ गया। तो y/f में अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं ln के अंदर क्या है। ln के अंदर आपकी जो चीजें है ना वो है q/q माइनस af। q तो भाई कांस्टेंट थी, कांस्टेंट, और ये 0 तो है ही नहीं वैसे भी, ये नॉन जीरो वैल्यू। क्यों, 0 अगर है तो मतलब ही क्या है, पानी कहाँ डाल रहे हो, वो तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू, और वो कांस्टेंट भी है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है 1 और 2, कुछ भी हो सकता है। सो ये वाली टर्म इन्फिनिटी हो सकती है, इसका एक कंडीशन है। जब ये वाली टर्म इन्फिनिटी हो सकती है, क्या कंडीशन है, जब आपका डिनोमिनेटर q माइनस af किसी तरह से 0 हो जाए। ये अगर 0 हो जाए तो, है कि नहीं, अगर q माइनस af 0 हो जाए तो q माइनस af 0 अगर हो गया तो q इक्वल टू af हो जाएगा। तो यहां से a निकाल लो, ये a कुछ नहीं बल्कि एरिया मैक्सिमम दैट कैन बी इरिगेटेड इन इनफिनाइट टाइम, टी इन्फिनिटी। समझ में आ रहा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आप उस पर्टिकुलर एरिया पे जितना आप पानी डाल रहे हो, अब ऐसा कंडीशन हो गया है कि जो Q आप डाल रहे हो ये एरिया इंटू एफ, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है सॉइल का, आप जितना भी पानी डाल रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया में सारा का सारा पानी GWT में चले जा रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल GWT में चला जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा है, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है, सब कुछ एकदम प्रफुल्लित, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो कंटिन्यू हो जाएगी, जितना पानी डालोगे वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी, चलते रहेगा। समझ में आ रहा है। सो हम मैक्सिमम, ये ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा धरती को इरिगेट कर दें, ऐसे में वो तो कितना रोज बरसात होता है, ओके ठीक है, तो इसकी भी एक लिमिट होती है। इसलिए ये जो स्ट्रिप्स है इसका एक लेंथ डिसाइडेड होता है, एक रेंज दिया गया है लेंथ का, और ये जो रेंज है ना स्ट्रिप का लेंथ का, ये अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के लिए भी है। सैंडी सॉइल में थोड़ा रेंज ऑफ मतलब लेंथ का रेंज कम रहता है, थोड़े ऐसे सॉइल जो वाटर थोड़ी देर तक बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन होगा, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन, उसमें ये लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स उस तरह के सॉइल के लिए अधिक होते हैं। फाइन सॉइल्स के लिए, लोम टाइप ऑफ सॉइल के लिए ये वाटर स्ट्रिप मेथड इज वेरी सुटेबल। समझ में आ रहा है, मतलब क्ले एक्चुअली जो इरिगेशन होता है ना, मैं इरिगेशन कह रहा हूँ, क्रॉप को ग्रो होने के लिए जो बेस्ट सुटेबल सॉइल है इट इज योर सिल्ट। सिल्ट मान के चलो, सिल्ट मतलब क्ले भी नहीं कि सैंड भी नहीं, सिल्ट, क्ले और सैंड का मिक्सचर। इस सिल्टी सॉइल अगर मिल गया तुम्हारे खेत में, सोचो तुम बिरला के ऊपर ठीक है, मजाक कर रहा था, होता नहीं है, लगभग जनरली यही होता है, लेकिन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी बेस्ट सुटेबल। क्यों, ये देखो इतना फाइन, इसके सब कुछ मीडियम रेंज में, इसमें एयर सर्कुलेशन होने के लिए स्पेस भी अवेलेबल होगा, दाना भी, क्योंकि दाना थोड़ा कोर्सर भी होगा, फाइनर पार्टिकल्स भी होंगे, कोर्सर भी होंगे, वाटर को भी अच्छे से होल्ड कर रहा है, इरिगेशन के एकदम फेवर में है, ठीक है, ओके, हो गया बहुत बात, गुड लक।